जय हिंद फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल एस कम्पिटेटिव क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग अभी लूसेंट समान विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। क्या चीज़ कर रहे हैं? तो लूसेंट समान विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उस सारे प्रश्नों को हम लोग एक एक कर देखेंगे, जिससे कि हमारा आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल साबित हो। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लूसेंट से बहुत से प्रश्न हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके मद्देनजर रखते हुए हम लोग हर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करेंगे। हम लोग अभी स्टार्ट किए हैं दोस्त फिजिक्स का। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुके थे। आइए आज इसमें हम लोग 51 से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पढ़ने के लिए तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन रिवीजिंग हर कोई नहीं करता है, और जो रिवीजिंग करता है उन्हें सफलता जरूर मिलता है। तो आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। 51 में है क्वेश्चन नंबर क्या, साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि सही से समझ में आए। बोला साइकिल चलाने वाले मोड़ लेते समय क्यों झुकता है। तो क्यों झुकता है दोस्त, चार ऑप्शन है। चार ऑप्शन में इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वह झुकता है क्यों, ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। वो किस लिए झुकता है दोस्त, वह झुकता है इसलिए ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। ठीक है दोस्त, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। 51 यहाँ पढ़िए दोस्त, क्या है, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो कौन सा बल लगता है दोस्तों, बताइए। दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो दूध से क्रीम निकालने में हमारा अपकेंद्रीय बल लगता है। कौन बल लगता है, अपकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 यानी 52 में। क्वेश्चन नंबर 52 आप लोग के सामने है दोस्त, पढ़िए और आंसर दीजिए। क्या बोल रहा है, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो इसमें क्या चेंज होता है। अब चार ऑप्शन दिया है, चार में से बताइए इसमें क्या चेंज होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या होता है कि जब एक पत्थर को चांद से पृथ्वी की सतह पर लाया जाता है तो भार जो है बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान में कोई चेंज नहीं होता। तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होगा। कब अधिक मालूम पड़ता है या होगा। तो दोस्तों, कब अधिक मालूम पड़ता है, जब लिफ्ट जो है त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही हो। हमारा आंसर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही होगी तब जो है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का अपना भार अधिक महसूस होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54 को। क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोला, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। चार ऑप्शन दिया है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, त्वरण के साथ ऊपर, त्वरण के साथ नीचे, समान त्वरण के साथ ऊपर या समान गति के साथ नीचे तक। कब भार जो है लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को कम महसूस होगा दोस्त, त्वरण के साथ जब नीचे आएगा तो हमारा आंसर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यानी त्वरण के साथ जब नीचे आएगी लिफ्ट तो उसमें बैठे हुए व्यक्ति का भार कम महसूस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। क्वेश्चन नंबर 50 में पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है। चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन में से इसका सही आंसर कौन होगा आप लोग बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग नजदीक है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के, तो 1/6 भाग। कितना भाग है, 1/6 भाग। अब क्वेश्चन नंबर 56 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 56 क्या बोल रहा है, लोलक की काल अवधि यानी किस पे निर्भर करता है। चार ऑप्शन है, तो किस पे निर्भर करता है दोस्त, यह निर्भर करता है लंबाई पर। किस पर निर्भर करता है दोस्त, लंबाई पर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या है दोस्त, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है, तो क्यों सुस्त हो जाती है दोस्त बताइए। क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। क्या हो जाता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके कारण दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 58 को पढ़िए। 58 में क्या, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल पर क्या असर पड़ेगा या कितना होगा। तो कितना हो जाएगा दोस्त, उसका आवर्तकाल जो हो जाएगा 2% बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा, तो 2% बढ़ जाएगा। सही आंसर कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 59 को देखिए दोस्त, बोला पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, बताइए इसमें से सही आंसर कौन होगा। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्श्व का अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, पार्श्व का अनुपात। क्वेश्चन नंबर 60 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या है दोस्त, वर्षा की बूंदे गोलाकार होती हैं। तो वर्षा की बूंदे गोलाकार क्यों होती है दोस्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सतही तनाव के कारण। सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, सतही तनाव के कारण। अब क्वेश्चन नंबर 61 के देखते हैं। क्वेश्चन 61 आप लोग के सामने है दोस्त, पढ़िए इसे। 61 में क्या है, तेल की दीप की बत्ती में तेल खाली स्थान के कारण ऊपर चढ़ता था। किस कारण तेल की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है दोस्त। तो यह चढ़ता है किसकीय क्रिया के कारण। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसकीय क्रिया के कारण तेल जो है बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 62 को देखिए दोस्त। 62 में क्या है, सैन्यता की इकाई है। तो सैन्यता की इकाई क्या है दोस्त, सैन्यता की इकाई फौज होता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सैन्यता की इकाई जो है फौज होता है। क्वेश्चन नंबर 63 को पढ़िए। 63 में क्या है, उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक है, यानी कि उत्प्लवकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है दोस्त। तो ये हमारे हैं आर्किमिडीज। कौन है, आर्किमिडीज। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 64 को देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 64 में क्या है, महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किससे संबंधित थे, यानी कहाँ के रहने वाले थे दोस्त। तो ये जो रहने वाले थे, ग्रीस के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे दोस्त, ग्रीस के रहने वाले। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 65 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या है, धावनी तरंग की प्रकृति होती है, यानी धावनी तरंग की प्रकृति कैसी होती है दोस्तों। तो ये होती है हमारे अनुदैर्ध्य तरंग। कैसे तरंग होती है, तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 66 देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 66 में क्या बोल रहा है, अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान के लिए चमगादड़ निम्नलिखित तरंगों में से कौन से एक तरंग का उपयोग करता है। तो कौन सा तरंग का उपयोग करता है दोस्त चमगादड़ पहचान के लिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्त, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रसव तरंग का यह पहचान करता है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 67। 67 में क्या है दोस्त, प्रसव वे ध्वनि है जिनकी आवृत्ति कितनी होती है। तो प्रसव ध्वनि की आवृत्ति कितनी होती है दोस्त, बताइए। तो ये होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कितना होता है दोस्तों, 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर 68 को देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 68 में क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 68 पढ़िए, आप लोग सामने हैं आप लोग के। धावनी तरंग है। तो धावनी तरंग कैसी तरंग है दोस्त, 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर कौन होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि धावनी तरंग है जो लंबवत तरंगे होती है। कैसी तरंगे होती है, तो लंबवत तरंगे होती है। अब क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 69 में क्या है, स्रव परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो क्या होती है दोस्त, स्रव परिसर में ध्वनि की आवृत्ति कितना होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। इसका जो ध्वनि परिसर है कितना होता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक इसका सही ध्वनि परिसर होता है। अब क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए, आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 70 में क्या है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी। तो क्या होगी दोस्त, दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 332 मीटर पर सेकंड, क्योंकि दाब से कोई भी प्रभाव ध्वनि पर नहीं पड़ता है। ठीक है दोस्त। अब क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 71 में क्या है दोस्त, देखिए आप लोग के सामने एक बार पढ़िए इसे। क्वेश्चन नंबर 71 है, धावनी की चाल अधिकतम होती है। तो धावनी की चाल अधिकतम किस में होती है दोस्त, बताइए। तो धावनी की चाल जो अधिकतम होती है या इस्पात में होती है, किस में होती है दोस्त, तो इस्पात में होती है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 72 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 72 में क्या है, वायु में ध्वनि का वेग है लगभग। तो वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है दोस्त, तो ये होता है 332 मीटर पर सेकेंड। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 73 आप लोग के सामने इसे एक बार पढ़िए। क्या बोला, 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा, यानी 100 डेसिबल का शोर जो है किसके संगत
निम्न में से किसके संगत, 4 ऑप्शन दिए हैं, किसके संगत होगा। तो 100 डेसिबल का शोर कौन निकालता है दोस्त, तो ये निकालता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा, किसी मशीन की दुकान से आने वाली शोरगुल। अब क्वेश्चन नंबर 74 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या है दोस्त, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जा सकता है। यानी कि सितार और बांसुरी की एक ही स्वर पर बजाया तो उसमें ध्वनि का भेद कैसे पता चलेगा, यानी ध्वनि का अंतर कैसे पता चलेगा दोस्त, बताइए इसका सही आंसर। और 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने, इसका सही आंसर कौन हो जाएगा दोस्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण, केवल ध्वनि गुणवत्ता के कारण पता चलेगा। ठीक है दोस्त, अभी तक आप अगर हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब न किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हर एक नए वीडियो आप लोग के लिए हम लोग बहुत मेहनत से लेकर आए। ठीक है दोस्तों, एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर, अब आगे आइए 75 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है दोस्त, एक जेट वायुमान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुमान की चाल कितनी होगी। तो कितनी होगी दोस्त, वायुमान की चाल, जब एक जेट वायुमान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है, जब ध्वनि का वेग 332 मीटर है तो वायुमान की चाल कितनी होगी दोस्त, तो कुछ नहीं, 332 में आप 332 में क्या करिए कि 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 664 मीटर पर सेकंड। यानी हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है दोस्त, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई किसके लिए प्रयोग किया जाता है ये दोस्त, तो डेसिबल जो है ये ध्वनि की तीव्रता के लिए प्रयोग किया जाता है। डेसिबल किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ध्वनि की तीव्रता के लिए। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 77 को एक बार पढ़िए, आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 77 में क्या लिखा हुआ, ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है। तो किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है दोस्त, तो ये करती है परावर्तन के कारण, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या है दोस्त, पढ़िए एक बार, आप लोग के सामने है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है। तो सोनार किसके प्रयोग में लाया जाता है दोस्त, तो ये जो है प्रयोग में लाया जाता है नौसंचालकों द्वारा। किसके द्वारा, नौसंचालकों द्वारा, यानी नौसंचालकों यानी समुद्र के अंदर इसे देखा जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 79 को एक बार पढ़िए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 79 में क्या है, किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, बताइए, किसी ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में उतार चढ़ाव होने वाले को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्त, 4 ऑप्शन है, इसमें सही आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, यानी डॉपलर प्रभाव कहते हैं। जब ध्वनि के स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 है, पास आते हुए रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटन के कारण होता है। तो ऐसा किसके कारण होता है दोस्त, बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव के कारण ऐसा होता है। ऐसा किस लिए होता है, किसके कारण होता है, तो डॉपलर प्रभाव का। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 81 को देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 81 में है, केल्विन मान से मानव शरीर का समान ताप, यानी केल्विन में मानव शरीर का समान ताप कितना होता है दोस्त, तो ये हमारा होता है 310 केल्विन। कितना होता है दोस्त, तो 310 केल्विन। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 82 में। क्वेश्चन नंबर 82 आप लोगों के सामने एक बार पढ़िए पूरा, कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होगी, यानी दोनों बराबर कब होगी दोस्त, तो -40 डिग्री पर दोनों जो है तापमापी फारेनहाइट और सेल्सियस बराबर होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 83 किया है, न्यूनतम संभव ताप है, यानी कि सबसे कम तापमान कितना होता है दोस्त, तो सबसे कम तापमान कितना होता है -273 डिग्री
सेल्सियस। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी -273 डिग्री सेल्सियस जो है सबसे न्यूनतम तापमान है। अब क्वेश्चन नंबर 84 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है? किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम होता है, कितना होता है दोस्त बताइए? तो ये जो होता है 98 फ़ारेनहाइट होता है। कितना होता है दोस्त? तो 98 फ़ारेनहाइट। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 85 में क्या है? एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है, तो कितना होता है दोस्त? तो एक स्वस्थ मनुष्य का शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है दोस्त? तो 37 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 को देखिए। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातःकाल छुए तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्योंकि? ऐसा क्यों होता है दोस्त? तो ऐसा इसलिए होता है, लोहा जो है गुटके की अपेक्षा ताप का अच्छा सुचालक है। तो इसमें से हमारा आंसर कौन हो जाएगा दोस्त? 4 ऑप्शन दिए हुआ है, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बोला बी में क्या है? लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है, तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87 के देखिए। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या है? आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है दोस्त? आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? तो एक कहलाता है संवहन। क्या कहलाता है दोस्त? तो एक कहलाता है संवहन। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 88 के देखिए। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या है? निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? तो कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है दोस्त? ये जो है ऊष्मा का द्रव में सबसे अच्छा चालक ऊष्मा का कौन है? तो ये है पारा। सही आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पारा जो है ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 89 को देखिए, एक मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है दोस्त? समान मोटाई के कपड़े के दो परतें उसके दोगुने मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है, इसका कारण क्या है? बोला समान मोटाई के कपड़े के दो परतें उसके दोगुने मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्मा यानी कि प्रदान करता है। तो ऐसा किसके कारण होता है दोस्त? ऑप्शन इधर दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए 4 है। आप लोग बताइए इस 4 ऑप्शन में से कौन होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्त, दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, संपुटित वायु का कारण, यानी दोनों परत के बीच, कपड़ा के दो परतों के बीच क्या हो जाता है? तो संपुटित वायु हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 के देखिए। क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि? ऐसा किस लिए क्यों सलाह दी जाती है ग्रीष्म काल में, यानी कि गर्मी के समय में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने के लिए क्यों बोला जाता है? तो क्योंकि सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करता है, इसलिए बोला जाता है, क्योंकि सफ़ेद वस्त्र जो है टेम्परेचर कम अवशोषित करता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 91 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 91 में क्या है दोस्त? निम्न तापमानों का अनुप्रयोग होता है, यानी निम्न तापमानों का अनुप्रयोग होता है, तो कहाँ होता है दोस्त बताइए आप लोग? 4 ऑप्शन आप लोग के सामने है। इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमित में। कहाँ प्रयोग होता है दोस्त? न्यूनतम तापमान का अनुप्रयोग तो अंतरिक्ष यात्रा, चुंबकीय प्रोत्थापन एवं दूरमित में। अब क्वेश्चन नंबर 92 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 92 में क्या है दोस्त? तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्योंकि? ऐसा किसके कारण होता है दोस्त? तेज हवा में ओस क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि वाष्पीकरण की दर तेज होती है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी वाष्पीकरण का जो दर है तेज हो जाती है, जिसके कारण तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। तो सही आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है दोस्त? ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं दोस्त? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 94 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 94 में क्या है? मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका निम्न में से उपयुक्त कारण क्या है? 4 ऑप्शन है दोस्त, बताइए इनमें से कौन सा कारण हो सकता है? तो इसका कारण हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पसीना का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। पसीना जो है आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता है। ठीक है, इसी के चलते परेशानी में महसूस करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 95 को एक बार पढ़िए।
क्वेश्चन नंबर 95 में क्या है दोस्त, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कोई द्रव को उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में, क्वथनांक यानी बोल रहा है ठोस, यहाँ ठोस होना, ठोस से पूर्व यानी ठोस से पहले वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्त, एक कहते हैं वाष्पीकरण। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 96 को। क्वेश्चन नंबर 96 में क्या है, पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगते हैं। पहाड़ों पर पानी कब उबलने लगता है, तो ये उबलने लगता है 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर पहाड़ों पर पानी उबलने लगता है। क्वेश्चन नंबर 97 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या है दोस्त, भाप से हाथ अधिक जलता है, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से। बोल रहा है भाप से हाथ अधिक जलता है किसके तुलना में, तो उबलते जल के तुलना में। तो इससे क्यों होता है दोस्त, ये सही इसलिए होता है क्योंकि भाप में जो है गुप्त ऊष्मा होती है। भाप में क्या होती है, गुप्त ऊष्मा। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 98 को एक बार पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 98 में क्या है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके अवधारणा की पुष्टि करता है। तो यह किसके अवधारणा की पुष्टि करता है दोस्त, बताइए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऊर्जा संरक्षण। क्या हो जाएगा, ऊर्जा संरक्षण। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है ऊर्जा संरक्षण का पुष्टि करता है। क्वेश्चन नंबर 99 को देखिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 99 में क्या है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 99, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश तरंग कैसा तरंग है दोस्त, अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग है दोस्त, अनुप्रस्थ तरंग। ऑप्शन हमारा ए सही होगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 को एक बार पढ़िए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 100 में है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है कैसे। प्रकाश विकिरण की प्रकृति कैसी होती है दोस्त, बताइए। इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी तरंग एवं कण दोनों के समान होते हैं। तरंग एवं कण दोनों के समान होता है। तो आज का सेशन हम लोग का यहीं पर समाप्त होता है दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, यह बहुत ही बार पूछा गया प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट कर कर अपनी राय जरूर बताएं, ताकि एक कमेंट और एक लाइक से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और ऐसे ही आप लोग के लिए हम लोग वीडियो बनाकर लाएंगे।